तो यार 27 तारीख को जो टेस्ट है उसको थोड़ा सा बता दो लोगों को, मित्रों में, कि भाई ज्वाइन कर लें। सवेरे 9:30 बजे एप्लीकेशन पे होगा, 25 तक एप्लीकेशन डिलीवर हो जाएगा। और क्वेश्चन काफ़ी स्टैंडर्ड और आयोग के जैसे रहेंगे। बहुत रियल एक्सपीरियंस होगा आपका। पहला जो खबर है आज का, सभी अखबारों की हेडलाइन है कि भाई शी जिनपिंग और मोदी मिलने वाले हैं, ब्रिक्स की समिट हो रही है। तो हम दो टॉपिक इसमें पकड़ेंगे। एक तो चाइना और इंडिया का 2020 के बाद से पहला कोई बहुत ही राष्ट्राध्यक्ष के लेवल पे मीटिंग हो रही है। और जो एलएसी था वहाँ पे जो पेट्रोलिंग का अधिकार इंडिया मांगता रहा था कि भाई पेट्रोलिंग की एक्सेस दी जाए, क्योंकि फेस ऑफ था और चाइनीज जो पीएलए थी वो खड़ी हुई थी सामने, पेट्रोलिंग नहीं करने दे रही थी। तो अब अगर पेट्रोलिंग का राइट मिल जाएगा तो फिर वो धीरे धीरे क्या होगा कि डी एस्केलेशन होगा, और डी एस्केलेशन के बाद फिर वो डीमिलिटराइजेशन होगा। ठीक है, तभी नॉर्मल हो पाएंगे रिश्ते। डी एस्केलेशन मतलब झगड़ा नहीं होगा, थोड़ी दूरी पे आ गया, और डीमिलिटराइजेशन कंप्लीटली सेना को बाहर ले जाना। और ब्रिक्स की जो समिट हो रही है उसके बारे में फैक्ट पता करेंगे आज। एंटी माइक्रोबियल जो एक्टिविटी है, जो एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है, एएमआर जिसको बोलते हैं, उस टॉपिक पे भी चर्चा करेंगे। आज को रिपोर्ट पे भी चर्चा करेंगे। आज कॉमनवेल्थ गेम जो होने वाला है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आज का सेशन महत्वपूर्ण है। तो पहला सवाल ब्रिक्स समिट को लेकर के है। जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं सब एक ही क्वेश्चन में मैंने शामिल कर लिया है मित्रों। तो सवाल ये है कि 2024 का जो ब्रिक्स सम्मेलन है उसमें कौन सा गलत कथन है। इसके बाहर मुझे नहीं लगता है ब्रिक्स से कुछ भी पूछेगा। इससे पहले भी एक क्विज मैंने बना करके करवा दिया था, तो 2 क्वेश्चन करने के बाद ब्रिक्स में सब कुछ फिनिश हो जाएगा। तो ये ब्रिक्स का 16 समिट है, 16वां समिट है। 22 से 24 अक्टूबर अभी चल रहा है, आज पहला दिन था। 2024 के बीच कजान में हो रहा है। कजान कहाँ पे है मित्रों? ये तातारस्तान राज्य में है, रूस के। क्या पता वो पूछ ले कि तातारस्तान राज्य में है और आपको ना पता हो, तो ऐसा फैक्ट गलत करके ना हो, इसकी वजह से ये भी डाल दिया। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये एक्सप्रेस ने, हिंदू ने शायद इसको, एक्सप्रेस ने एक्सप्लेन में छापा था कि तातारस्तान में क्यों सबमिट हो रहा है। जैसे इंडिया कोई सबमिट कहीं करवाती है तो उसके पीछे कुछ तो भी रणनीतिक, जियो पॉलिटिकल या जियो इकोनॉमिक या कोई नेशनल इंपॉर्टेंस होता है, इसी वजह से करवाती है। इसकी जो थीम है वो है न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए मल्टीलेटरिज्म को मजबूत करना है। अंग्रेजी में भी दिया हुआ है, परेशान मत होइए। यहाँ पे है स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल ग्रोथ एंड सिक्योरिटी। ये है इसकी थीम मित्रों। तातारस्तान प्रोविंस ऑफ रसिया। साल 2001 में ओ नील करके एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ब्रिक शब्द पहली बार दिया था कि ये डेवलपिंग इकोनॉमी अगर साथ में आ जाए तो पॉपुलेशन, ज्योग्राफी, इंटरकॉन्टिनेंटल इंपॉर्टेंस और स्ट्रेटेजिक जो इनका इंपॉर्टेंस है उसके आधार पे बड़ा प्रभाव पैदा कर सकती हैं, और जो क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, उससे भी डील कर सकते हैं। तो उसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना थे। बाद में साल 2010 में साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद ये ब्रिक्स कहलाया। इंडिया ने पहली बार इसको होस्ट किया था साल 2012 में। मुझे लगा इस पर भी सवाल बन सकता है क्योंकि इंडिया ने सिर्फ 3 बार अब तक होस्ट किया है, 12, 16, 21, यानी कि पहले 4 साल बाद और फिर 5 साल बाद। सिंपल सी बात है, ब्रिक्स में पहली बार 4 साल बाद होस्ट किया जब 4 मेंबर थे, जब 5 मेंबर हो गए तब 5 साल बाद होस्ट किया। ऐसे मान के चलने का कॉमन सेंस। ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, एब्सोल्युटली राइट। एलएसी वाला जो सवाल था, मैंने कहा ना कि अभी पेट्रोलिंग का राइट मिल गया है, अब डी एस्केलेशन होगा और फिर डीमिलिटराइजेशन होगा। तो उस पर जो सवाल बन सकता है वो एक तो बहुत बेसिक और बहुत सस्ता सवाल है कि भाई सीमा रेखा क्या है, मैकमोहन है क्या है। दूसरा, कितने किलोमीटर लंबी सीमा है, आप 50 साल से पढ़ते आ रहे हो ये चीज़। तीसरा जो फैक्ट है वो ये हो सकता है कि कब समझौता हुआ था मैकमोहन वाला, वो भी आपको पता है, कुछ 1905 या क्या था। तो उसमें कुछ ऐसा नया कुछ नहीं है, लेकिन नया क्या हो सकता है, टर्म्स पूछ रहा है यूपीपीसीएस, और यूपीएससी तो भर भर के पूछ रहा है कुछ कुछ नए टर्म्स। तो कहाँ कहाँ पे फेस ऑफ हो रहा था, वो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के नाम अगर आपको पता हो, क्योंकि 3-4 दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलएसी से मिलता जुलता जो डारबुक से दौलत बेग ओल्डी रोड है उसके पैरेलल ही एक नया रोड बनाने की परमिशन दे दी है। बीआरओ काम चालू कर देगा, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। तो मैंने इस पर क्वेश्चन थोड़ा यूनिक बनाया कि एलएसी पर जो सीमा समझौता हुआ उसमें जो शामिल स्पॉट्स हैं, उसमें जो शामिल सीमावर्ती स्थल हैं, पॉइंट्स हैं, उनको नॉर्थ से साउथ आपको अरेंज करना है। अब मैप वाले महावीर यहाँ बैठे होंगे, उनकी जिम्मेदारी है इसको अरेंज करना। अरेंज द बॉर्डर साइट्स इंक्लूडेड इन द रिसेंट एग्रीमेंट ऑन चाइना इंडिया बॉर्डर एलएसी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। पहला है पैंगोंग सो। अगर नहीं पता है तो 3 इडियट मूवी देख लेना, और उसमें जो लेक है वो एक्चुअली पैंगोंग सो लेक ही है ना। और वो जो
क्या कहते हैं जो फिंगर वाला एरिया है उसमें कुछ 1/3 इंडिया के पास ये पैंगोंग सो लेक है और 2/3 जो है वो चाइना के पास है। ठीक, देप्सांग प्लेन और डार्बुक स्योक दौलत बेग ओल्डी रोड, ये ऑल वेदर रोड इसको बोलते हैं। तो ये है। अब इसको लगाना है नॉर्थ टू साउथ। बताओ सबसे नॉर्थ में क्या होगा, गेस प्लीज। ऑप्शन 3 सर, अशोक दौलत बेग। चलो मैप दिखा देता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। ये देखो, दिख रहा है मैप मित्रों? अब देखो सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर ये है। ठीक, और इसे क्या कहते हैं, डारबुक स्योक दौलत बेग ओल्डी ऑल वेदर रोड। तो जिसने भी बताया उसे बहुत बहुत बधाई, आपका जवाब बिल्कुल सही है। 3 करोड़ रुपए का सवाल था। उसके उसके बाद ये डेप्सांग प्लेन है। ठीक है मित्रों, और उसके बाद क्या है यहाँ पे पैंगोंग सो लेक। कैसे याद करोगे, डी पहले आता है, डी पहले आता है ना। अब डिक्शनरी में आप देखते हो तो डी के बाद ए आता है, उसके बाद ABCD E आता है। तो डी डी, लेकिन उसमें भी पहले ए वाला फिर ई वाला और फिर पी बाद में आता है, तो DDP, और उसमें भी AE फिर। ठीक है, ऐसे याद रख लेने का, नॉर्थ टू साउथ, कभी भूलेगा नहीं। कर लोगे ना? ये मैप से एक बार गुजर जाना, क्या पता कुछ सवाल बोले तो इसे बना देने का। दो छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन उस पर सवाल पूछने की संभावना भरपूर है, क्योंकि नाम पूछता रहा है और पूछता रहा है कौन कौन से कंट्रीज ने क्या क्या अपनाया है। वैक्सीन मैत्री में भी सवाल पूछा था। तो एक्चुअली भी मुइजू जब भारत आए थे तो उन्होंने कहा था भाई UPI जो है हम अपने देश में इंट्रोड्यूस करेंगे। अब ये तो मेंस का सवाल होगा कि UPI से मालदीव को क्या फ़ायदा, भारत को क्या फ़ायदा। भारत को फ़ायदा है कि भाई भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार क्रिएट किया है और इंडिया की ग्लोबल रीच इससे बढ़ेगी। हमारा जो डिजिटल इकोनॉमी है वो बूस्ट होगा, डिजिटल सर्विसेज जो एक्सपोर्ट है, जो हैं वो प्रोडक्ट हैं वो एक्सपोर्ट होंगे। दूसरा, मालदीव को क्या फ़ायदा होगा, मालदीव को फ़ायदा होगा कि भाई इंडियन टूरिस्ट वहाँ पे जब जाते हैं उनको अगर UPI पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा तो बहुत आसानी से पेमेंट हो पाएगा, झंझट नहीं रहेगा, ईज ऑफ एक्सेस रहेगा, तो ईज ऑफ टूरिज्म होगा। तो मालदीव प्रेसिडेंट ने कहा कि हमने UPI लॉन्च कर दिया है और अब ज़्यादा अच्छा हमारा टूरिज्म सेक्टर ग्रो कर पाएगा, ऐसा उन्होंने बोला। अब इस पे सवाल कैसा बन सकता है, तो देखो यहाँ पे अब तक कितने राष्ट्रों ने भारतीय पेमेंट मेथड UPI को अपनाया है, ये है सवाल। अटमोस्ट फैक्चुअल क्वेश्चन। चलो लगाओ अंदाजा। अब तक, अभी उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस नहीं, भारत की UPI ने, भारत की जो वो है संस्थाएं, उन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया है। तो मालदीव जो अपनाया है उसको छोड़ करके बताना है। ठीक है, मालदीव को छोड़कर बताओ, अंदाजा लगाओ, बोलो। गलत जवाब। नेक्स्ट, नेपाल। गलत जवाब। कितने नंबर पूछा? सर 6 होगा क्या? गलत जवाब। और बताओ। 9। हाँ, अब बचे, अब 4 लोग बता दो फिर कहानी खत्म हो गई। ये है 7। ठीक है, ये देखो मैंने UPI की ऑफिशियल साइट पे जाके देखे, मालदीव उसमें अभी नहीं शामिल किया है। तो देखो ये है UPI की ऑफिशियल साइट। अब तक भूटान, फ्रांस ने भी अपनाया, मोदी जी भी जब गए थे तभी, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, UAE, इतने राष्ट्रों ने अपना लिया है। लगे हाथ रुपे कार्ड वाला भी देख लो, क्योंकि जहां भी मोदी जी जाते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के समझौता हो जाता है। तो उसमें भी भूटान, नेपाल, मॉरिशस, सिंगापुर, UAE, यानी इसमें से जो कंट्रीज हैं वो 5 कंट्रीज इधर भी हैं। सिर्फ कौन से कंट्रीज नहीं है, एक श्रीलंका इसमें नहीं है और उसने भी कहा है करने के लिए, और दूसरा फ्रांस नहीं है। ठीक है, फ्रांस क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई फ्रांस जो है UPI तो अपना सकता है, क्योंकि UPI बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, लेकिन फ्रांस में मास्टर कार्ड वगैरह खूब चलता है, यूरोपियन कंपनीज खूब चलती हैं, वीजा भी चलता है, तो वो क्यों अपनाएगा यार आपके रुपे डेबिट कार्ड को, क्रेडिट कार्ड को, है ना। रुपे तो नया कॉन्सेप्ट है, तो रुपे गरीब लोग ज़्यादा अपनाने के उनके चांसेस हैं, इसलिए जितने गरीब लोग हैं वो अपनाएंगे। UAE जिसके पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं और भारतीय बहुत ज़्यादा वहाँ रहते हैं, इसलिए वो अपनाएगा। कॉमन सेंस लगाओ, लॉजिकल गेसिंग, कि भाई जो रुपे कार्ड है, रुपे कार्ड ऐसा है जो भारत का अपना स्वदेशी है, और उसके पीछे कारण है कि वो जो 2-3% जो चार्जेज लेते थे मास्टर कार्ड वगैरह का, और प्लस जो हमारा डेटा होता था वो डेटा बाहर भेज देते थे विदेशों में, तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी और इंडिविजुअल का जो प्राइवेसी उसका भी वायलेशन होता था। तो भारत सरकार ने रुपे कार्ड कहा प्रमोट करना शुरू किया, NPCI या किसने बनाया है। तो अब रुपे कार्ड हमारी नेशनल इकोनॉमी को, इंडिविजुअल प्राइवेसी को महत्व प्रदान करती है।
तो उसको फॉरेन जो कंट्रीज हैं वो ऑप्ट करेंगे वो लोग जिनके पास कोई अपना पेमेंट मैकेनिज्म या जिनके पास अपना कोई पेमेंट गेटवे नहीं है, बजाय उसके कि जो अमीर राष्ट्र यूरोपियन कंट्रीज हैं जिनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। यूपीआई एक नया कॉन्सेप्ट है जो यूरोपियन कंट्रीज में भी नहीं है, इसकी वजह से ऑप्ट कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना? यूएई ने इसलिए ऑप्ट किया क्योंकि वहां भारतीय बहुत रहते हैं, 20-25% पॉपुलेशन भारतीय है वहां पे। गॉट इट? सर यूपीआई वाला अगर क्वेश्चन आया तो ऑप्शन क्या 8 चुनेंगे कि 7 इस समय? गुड। पेपर अब तक बना नहीं होगा, 8 चुनना। मालदीव वाला मैं एक बार स्टेटस 3-4 दिन बाद देखूंगा क्या है ऑफिशियल। 8 चुनना चाहिए, 7 या 8 में से जो होगा मार्क कर देना, ठीक है? पेपर के हिसाब से सर मेरा 8 सही है। ठीक, बधाई हो। करतारपुर कॉरिडोर, जब जयशंकर जी गए थे अपने फॉरेन मिनिस्टर, तो उनके साथ कुछ बातचीत हुई थी ऐसा सुनने में आया। तो इसी बहाने मुझे लगा इस चर्चा में काफ़ी रहता है, तो इस पर एक छोटा सा फैक्ट बन सकता है, क्योंकि भारत सरकार लगातार कह रही है कि भाई जो सर्विस चार्जेज आप लेते हो थोड़ा सा कम कर दो या माफ़ कर दो। करतारपुर कॉरिडोर के बारे में अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, अंग्रेजी में नहीं लिखा है, माफ़ करना, कर दूंगा ट्रांसलेट जब मैं पीडीएफ शेयर करूंगा। करतारपुर कॉरिडोर के बारे में क्या सही है देख लो एक बार। करतारपुर कॉरिडोर जो है वो पाकिस्तान में है, नारोवाल डिस्ट्रिक्ट में है, और पंजाब प्रांत के गुरदासपुर जो जिले में जो डेरा बाबा जगह है उसको यहाँ के गुरुद्वारे से जोड़ता है। यानी कि भारत में गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के जो डेरा बाबा है वहाँ को नानक गुरुद्वारा जो पाकिस्तान में है उसको जोड़ता है। ये गलियारा 2019 में शुरू किया गया था। क्यों? क्योंकि 550वीं प्रकाश पर्व जो जयंती था गुरु नानक देव का, सिख धर्म के संस्थापक, उनके स्मृति में ये शुरू किया गया था। करतारपुर गुरुद्वारा जो है वो सीमा पर लगभग 4 किलोमीटर जो दूर पाकिस्तान का क्षेत्र है वहाँ पे गुरु नानक जी ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष बिताए थे। इसकी वजह से वो पवित्र भी है और धार्मिक स्थल भी है, ठीक है ना? तो 3 फैक्ट हैं। पहला तो ये पाकिस्तान में है, नारोवाल डिस्ट्रिक्ट में है, भारत में डेरे बाबा को जोड़ता है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी ने अपने अंतिम 18 साल बिताए थे इसलिए उसकी स्मृति में वो पवित्र तीर्थ हो जाता है। चौथा, 2019 में से शुरू किया गया था। तो सारे फैक्ट्स हैं। एक बार मैप देख लीजिएगा आप लोग। ये एक बड़ी खबर थी और यूपीएससी ने साल 2021 में इस तरीके से सवाल पूछा है। मैं जानबूझ करके यूपीएससी के भी सवालों को एनालाइज करके डाल देता हूँ। उसके पीछे कारण है, क्या पता वो पैटर्न देख ले एक बार, क्योंकि मेंस में तो फॉलो करता ही है, प्रीलिम में भी कुछ फैक्ट पूछ ले। और ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, अलग अलग एग्जाम पे पूछा गया है कि भाई कॉमनवेल्थ में या ओलंपिक में कौन से नए गेम शामिल किए गए, कौन से गेम हटा दिए गए। तो 9 गेम हटा दिए गए। आप लोगों के मन में संदेह हो रहा होगा कि भाई सस्ते गेम है क्रिकेट वगैरह, तो समझा जा सकता है, लेकिन हॉकी क्यों हटा दिया यार? हॉकी नहीं हटाना था, बैडमिंटन क्यों हटा दिया, क्यों हटाना था? इसके पीछे एक ही कारण है, समझो। ऑस्ट्रेलिया में इसको होना था पहले। ये प्रपोज कहाँ था? ये एक भी फैक्ट है मित्रों, आ सकता है। कहाँ होना था? ऑस्ट्रेलिया में होना था। अब ऑस्ट्रेलिया में होना था लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि मेरे पास पैसा ही नहीं। मेलबर्न के मेयर ने बोला पैसे ही नहीं, कहाँ से करवा दें, बहुत पैसा लगता है। 2010 में भारत ने हजारों करोड़ खर्च किए थे और कलमाड़ी उलमाड़ी को जेल हो गया था, पता ही है आपको। तो ऑस्ट्रेलिया ने हाथ खड़े कर दिए। अब स्कॉटलैंड से रिक्वेस्ट किया गया, तो स्कॉटलैंड ने कहा हम करवाएंगे लेकिन हम सारे गेम नहीं करवा पाएंगे, हमारे पास इतना जगह नहीं है और नहीं हमारे पास इतने पैसे। तो उसने कहा कुछ गेम हम हटा रहे हैं, तो 9 गेम उसने हटा दिए। ये है इसके पीछे कारण। शुरुआत में प्रपोज था ऑस्ट्रेलिया में, बाद में इसको स्कॉटलैंड में शिफ्ट किया गया और स्कॉटलैंड में ग्लासगो एक जगह है। इससे पहले भी ग्लासगो में हो चुका है कुछ साल पहले, 2-3 गेम पहले, और अब भी फिर से हो रहा है, ठीक है। तो इस पर सवाल मैंने बना दिया, अंग्रेजी में भी है, क्यों नहीं ट्रांसलेट हो पाया आज, ठीक है। अगला जो कॉमनवेल्थ गेम है उसके बारे में सत्य कथनों की पहचान कीजिए, क्या सही है? तो राष्ट्रमंडल खेल का 2026 में होने वाला है, ये भी एक फैक्ट है, ध्यान रखना। ग्लासगो में होगा, एब्सोल्युटली राइट। कुल 6 खेलों को सूची से बाहर रखा गया। यहाँ पे कितने खेल थे? टोटल 9 स्पोर्ट थे। तो ये फैक्ट सही है या गलत है? गलत। हाँ, गुड। और ये खेल कौन कौन से हैं? मतलब वन ऑफ देम है एक्चुअली। क्रिकेट है, हॉकी है, स्क्वैश है, टेबल टेनिस है और कुश्ती, ठीक, ध्यान रखना। हॉकी बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, और टेबल टेनिस, सॉरी, हाँ, कुश्ती और टेबल टेनिस बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत ने पिछली बार जो मेडल जीता था उसमें लगभग 50% मेडल इन्हीं गेम्स में से जीता था। बात समझ में आ रहा है ना? कुश्ती में, हॉकी में। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में से कुछ खेलों को बाहर रखा जाना बजट की लिमिटेशन के कारण है, पैसा नहीं गरीबों के पास, ये भी सही है। अब मुझे ये बताओ, राष्ट्रमंडल में कितने कंट्रीज है टोटल? हम्म राष्ट्रमंडल में कितने कंट्रीज हैं? एनीवन?
बोलो भाई। छप्पन है ना? सर 54 है ना? 56 है या 54 है? सर 54 मुझे पता है। 54 तो अफ्रीकन यूनियन में है यार। अब तक 56। ठीक है, अच्छा एब्सोल्युटली हाँ, राइट। हो सकता है। वह सभी क्षेत्र या देश, मैं तुम लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ, मैं सिर्फ स्क्रीन देख रहा हूँ, तो पूछूं तो तुम बता सकते हो। वह सभी क्षेत्र या देश जो कभी ब्रिटिश राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य यानी एम्पायर, ग्रेट ब्रिटेन एम्पायर का अधिकार क्षेत्र में जो थे, कॉलोनी जो थे, वो अपने आप ही राष्ट्रमंडल के सदस्य बन गए। फिर से सवाल दोहराता हूँ। अंग्रेजों से जब आज़ादी मिली देशों को और बाद में राष्ट्रमंडल का जब निर्माण किया गया, तो जो भी राष्ट्र कभी अंग्रेजों के अधीन थे, कभी उनके अंडर थे, कॉलोनियल स्टेट्स थे, वो ऑटोमेटिकली, प्लीज म्यूट कर लीजिए, वो ऑटोमेटिकली इसके मेंबर बन गए कॉमनवेल्थ के। ये सही है गलत? सर गलत सही है सर। गलत है सर, ऑटोमेटिकली नहीं बने थे, उनमें स्वेच्छाधारिता थी कि जो बनना चाहे वो बन सकता था, जो नहीं बनना चाहे तो वो पहली नहीं। चीज तो ये है कि जब कॉमन सेंस, यहाँ पे ये भी तो सिखाना मेरा काम है, कि जब भी कोई देश आज़ाद हो गया, जैसे मान लो तुमने हमसे पढ़ना छोड़ दिया, बोला कि बहुत बोगस है, नहीं पढ़ना, और बाद में मैं तुमसे कहूँ ज़बरदस्ती तुमको कि अपने उसमें ग्रुप में तुमको पढ़ना ही पढ़ना है। अरे भाई, तुम उससे आज़ाद हो गए एक बार, फिर वो तुम्हारी इच्छा है कि तुमसे पढ़ना है, मुझसे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ज़बरदस्ती मैं तुमको शामिल कर लूँगा तो तुम आज़ाद कैसे होगे? तो आज़ादी और ज़बरदस्ती अपने आप ऑटोमेटिकली शामिल हो जाना, ये तो कंट्राडिक्टरी है। कैसे सही होगा बताओ? ये गलत है। अच्छा, चीन और भारत इसके मेंबर है, सही है? बोलो, सही है गलत? चाइना चाइना नहीं है। सही है। ठीक है, तो गलत। हाँ, क्योंकि चाइना एक बहुत ही शुरुआत से ही उसका कम्युनिस्ट जो प्रभाव रहा, तो ये ऐसे किसी के अंडर रह के काम करना सॉवरेनिटी के खिलाफ ये सब मानता नहीं है। और वैसे भी ब्रिटेन ने थोड़े समय के लिए अफीम युद्ध या थोड़ा बहुत जो कब्जा किया था, जापान ने किया था, वो इसको मानता ही नहीं, और ऑफिशियली कभी कॉलोनियल स्टेट चाइना था भी नहीं। ठीक है ना? तो इस तरीके से चाइना इसका मेंबर नहीं है। कुछ और कंट्रीज हैं जो थे तो कॉलोनी ब्रिटेन की, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं है। अगर सवाल आ जाए, स्टेटमेंट आ जाए, सभी ऐसे राष्ट्र, ऐसे सभी राष्ट्र जो कभी ब्रिटेन की कॉलोनी थे, ब्रिटेन के एम्पायर के अंतर्गत थे, वह इसके सदस्य हैं, तो वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, वो देख लेना, अफ्रीका की कुछ कंट्री हैं शायद। बायोडायवर्सिटी सम्मेलन चल रहा है मित्रों, कब से कब तक था यार? सीबीडी डेट किधर है भाई? अच्छा, 11 नवंबर से। ठीक है, अब बताओ बाकू कहाँ पे है? बाकू अरब प्रायद्वीप में, अजरबैजान में। तुम लोग इतने काबिल हो, फिर एग्जाम देर में हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हें नहीं लगता है कि एग्जाम लेट होने से तुम्हारी प्रतिभा नष्ट हो रही है? अजरबैजान की राजधानी है सर। हाँ हाँ हाँ, वो ठीक है मैडम, आपने बोला बिल्कुल सही। मैं कह रहा हूँ, तुम्हें ये तो नहीं लग रहा है कि एग्जाम लेट हो रहा है तो प्रतिभा आपकी कम होती जा रही है, इतनी काबिलियत? मैं हैरान हूँ, इतना सब आता है तुम लोगों को। हाँ, हाँ सर, जाया हो रहा है प्रतिभा। हो रहा है ना? ठीक है, तो ये मैंने कहा था, एक प्रॉमिस किया था कि एक लेक्चर में लगभग 1 घंटे का रिकॉर्ड करने वाला हूँ, जिसमें मैं एनवायरनमेंट के सभी ऑर्गेनाइजेशन उससे रिलेटेड पढ़ा दूंगा, और बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा। वो मेरे लिस्ट में है, लेकिन अभी दिख गया तो हमने कहा चलो एक तो पढ़ा ही देता हूँ छोटा सा, और प्रीलिम में क्या आएगा उससे पहले उसी को ध्यान में रख के कर देता हूँ। तो संस्थाएं पूछता है यूनाइटेड नेशन के, तो ये जो इवन सीबीडी है, इस पे सवाल बन सकता है। क्या सवाल बन सकता है? देखो, एक ही सवाल में मैंने सब खत्म कर दिया है। सीबीडी, ठीक है, जिसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, कॉप 16 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के संदर्भ में तुम खुद से सोचोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। इसको तुम्हें दिमाग नहीं लगाना है, बट बस मैं जितना पढ़ा दूं उतना पढ़ लो, बाकी जब 1 घंटे वाला वो सेशन आएगा उसमें सब कवर हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। सीबीडी 2000 जो कॉप 16 है उसके संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। देखो, पहला, कोलंबिया के कैली में, कोलंबिया के, ये क्या कह रहा था? ahead of annual climate change meeting scheduled in Baku, Azerbaijan this currently assembled in, तो ये जो बाकू अजरबैजान में है वो क्लाइमेट चेंज समिट है, ठीक है ना? और ये जो हो रहा है वो कोलंबिया के कैली शहर में हो रहा है, ठीक है ना? और ये हो रहा है, शायद ऑन गोइंग है, ठीक। जो अजरबैजान के बाकू में होने वाला है वो क्लाइमेट चेंज समिट है।
तो कह रहा है कि कोलंबिया के कैली में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। तो सही कि गलत है? सही है। सर सही है। तो ध्यान रखना, कोलंबिया का कैली। दूसरा, 1992 1992 का जो रियो समिट था, जिसको अर्थ समिट भी बोलते हैं, उस समिट में जैविक विविधता पर कन्वेंशन यानी कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी के बाद COP16 बायोडायवर्सिटी की सेफ्टी और जो इकोसिस्टम है उसको फिर से रीजनरेट करने के लिए, दुनिया के जो बायोडायवर्सिटी है, जो रिसोर्सेस हैं, उनका जो प्रॉफिट है उसको सभी तक पहुंचाने के लिए ध्यान केंद्रित करता है। और इसको बोलते हैं इक्विटेबल प्रॉफिट शेयरिंग। क्या बोलते हैं इसके लिए टर्म? इक्विटेबल प्रॉफिट शेयरिंग। और ये आया था नगोया प्रोटोकॉल में, जो साल 2010 में हुआ था। तनाव मतलब मैं सब पढ़ा दूंगा क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है। 1992 के बाद से बहुत सारे कन्वेंशन शुरू हुए, UNFCCC का अलग से चल रहा है, पता ही आपको, तो मैं करवा दूंगा। ध्यान क्या रखना है, सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है ये COP16 है और ये कोलंबिया के कैली में है और 1992 के रियो समिट में, अर्थ समिट में इसकी स्थापना हुई थी CBD की। और तीसरा जो फैक्ट है वो है इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य इसका मित्रों है 30x30, यानी कि 30-30 एक टारगेट है। वो 30-30 क्या टारगेट है कि 2030 तक विश्व की सभी जो भूमि है उसका 30% और जो महासागर है उसका 30% कंजर्व हो जाए, संरक्षित हो जाए, यानी उसमें लैंड डिग्रेडेशन ना हो, उसमें ओशियन पोल्यूशन रुक जाए, उसमें ओशियन जो फ्लोरा फोना है, जो डाइवर्सिटी है, उसका कंजर्वेशन हो जाए। ये है 30-30 टारगेट। और इस 30-30 टारगेट के लिए फंडिंग और जो हाई सी की ट्रिटी है, ये सब भी इंपॉर्टेंट तत्व हैं, ऐसा वो कहता है। तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, एक बार देख लेना, अंग्रेजी में भी इसका ट्रांसलेट करके मैं डाल दूंगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो 4 हैं वो ये है, कोलंबिया के कैली में हो रहा है, 1992 में CBD स्थापित किया गया था अर्थ समिट में। थर्ड कि जो CBD है उसका टारगेट है 30x30, जो 30% लैंड 30% ओशियन को कंजर्व करने की बात करता है। और 2010 में जो नगोया प्रोटोकॉल हुआ था वो COP10 में हुआ था, जिसमें इक्विटेबल शेयरिंग की, प्रॉफिट ऑफ इक्विटेबल शेयरिंग की बात की गई थी। तो सारे स्टेटमेंट सही। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आज आर्टिकल आया जिसमें मुझे लगा प्रीलिम और मेंस के लिए, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। UPSC मेंस में भर भर के पूछा है, प्रीलिम में भर भर के पूछा है, लेकिन UPPCS का मैंने चेक किया, GS पेपर 3 जहां ये आ सकता है वहां मुझे दिखा नहीं क्वेश्चन। तो नहीं पूछा, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं है, सिलेबस में है तो पूछेगा। मैंने हाईलाइट कर दिया, बाद में पढ़ लेना, लेकिन मैं इसका जिस्ट आपको समझा देता हूं। WHO के तत्वाधान में एक समिट हुआ, उसमें जो यूनाइटेड नेशन है, WHO है, इन सभी ने, इवन GN स्पेशली, एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है उसको डिक्लेयर किया ग्लोबल हेल्थ थ्रेट फॉर डेवलपमेंटल चैलेंज। तो ये जो माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, ये हेल्थ के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और स्पेशली जो वन हेल्थ अप्रोच भारत सरकार, मोदी जी और पूरी दुनिया मान रही है, उसके लिए भी थ्रेट है। कैसे है? तो नंबर 1, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है वो आपको समझा देता हूं। आपने कोई दवा खाया मान लो, और वो दवा जो है किस लिए खाया, मान लो आपको बुखार आया, आपने जो एंटीबायोटिक है वो खा लिया, मान लो सिपोडेम आपने खा लिया, थर्ड लाइन ड्रग, और सिपोडेम आपने एंटीबायोटिक खा लिया। तो एंटीबायोटिक किस लिए था? ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोका जा सके, लेकिन वो जरूरत नहीं थी उतनी, जितना बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको था उतनी जरूरत नहीं थी। या 5 दिन का कोर्स था, आपने 2 दिन खा करके छोड़ दिया, तो आपके शरीर में जो बैक्टीरिया थे वो पूरी तरीके से मरे नहीं, बल्कि कुछ बच गए दवाओं के बावजूद भी। तो एक हिसाब से वो ज़्यादा मजबूत हो गए। उदाहरण के तौर पे देखा जाए, किसी व्यक्ति से आपकी लड़ाई हो रही है, पहले तो आप उससे डरते हैं कि कहीं मारे ना आपको। एक बार आपका युद्ध हो जाता है और आप जान जाते हैं उसकी कमजोरी की, कितना बदमाश है और क्या क्या कर सकता है, फिर आप उसके खिलाफ ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं उसकी कमजोरियों को जानने के बाद। ऐसे ही बैक्टीरिया भी करते हैं, एक बार दवाओं के प्रभाव से अगर वो बच गए तो निश्चित तौर पर वो ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, और अगली बार जब वो दवा सेम आप उनको दोगे तो काम नहीं करेंगे। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ऐसा है कि आपने कम कोर्स किया, या आपने गलत तरीके से उसका प्रयोग किया, या आजकल मुर्गियों को खिलाने में, चारे खिलाने में, उनको जो आहार दिया जाता है उसमें भी एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है, इंजेक्शन लगाए जाते हैं। वो अंडे, वो मुर्गी, वो चिकन आप खाते हो, उसकी वजह से अभी आपके शरीर में
एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस तैयार हो जाता है। और इसकी वजह से भविष्य में जब भी आप बीमार पड़ोगे तब आपको एंटीबायोटिक जो दिया जाएगा वो प्रभावशाली नहीं होगा, वो इफेक्टिव नहीं होगा। और अगर ऐसा होगा तो आपको फिर नए और एडवांस ड्रग देने पड़ेंगे। जैसे एक है एमडीआर और है एक एक्सडीआर। ये टीबी के प्रकार। एमडीआर मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, एक्सडीआर मतलब एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। मतलब कई दवाओं का कॉम्बिनेशन आपको दे दिया गया, उसके बावजूद आपकी टीबी नहीं ठीक हो रही है। और ये स्थिति ऐसी है लास्ट वाला कि आपको कुछ भी दवा असर ही नहीं कर रही है, मृत्यु ही एक निश्चित सत्य है फिर। तो ये सब इसलिए है क्योंकि आप रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके हैं उन दवाओं के साथ। दूसरा ये है कि आपको इन्फेक्शन हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा तो सामान्य एंटीबायोटिक काम नहीं करेंगे। और फिर आपने एडवांस एंटीबायोटिक अगर यूज किया तो क्या होगा, एक समय के बाद अगर उसने भी काम करना बंद किया, रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, तो फिर क्या होगा, फिर तो आपको जाना ही पड़ेगा इस दुनिया से। एक और इंपॉर्टेंट बात है मित्रों, इसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाएगा आपकी ट्रीटमेंट का। दूसरा ये है कि एंटीबायोटिक जो है वो बहुत पहले कंपनी ने डेवलप किया। आज के समय में एक आर्टिकल में पढ़ रहा था कुछ साल पहले, नेचर जर्नल में छपा था कि आज के समय में एंटीबायोटिक में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, एंटीबायोटिक में जो शोध काम चल रहा है वो बहुत धीमा है। 10-10 साल 15-15 साल लग जाते हैं एक एंटीबायोटिक को डेवलप होने में। तो एंटीबायोटिक वैक्सीन से भी ज़्यादा समय ले रहा है डेवलप होने में नया एंटीबायोटिक। और जिस रफ्तार से बीमारियां बढ़ रही हैं, जिस रफ्तार से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, उस रफ्तार से जो एंटीबायोटिक दवाएं हैं उनका आविष्कार नहीं हो रहा है। तो होगा क्या, ये दुनिया में बीमारियां बढ़ने की संभावना है। इसका नुकसान क्या होगा, एक तो हेल्थ का नुकसान हो गया, दूसरा मॉनेटरी टर्म में बहुत नुकसान होगा। कितना नुकसान होगा, लगभग 1 ट्रिलियन 2050 तक। और कह रहा है कि द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट दैट ग्लोबल थ्रेट कुड रिजल्ट इन एडिशनल हेल्थ केयर कॉस्ट अप टू 1 ट्रिलियन। 2050 तक खाली इलाज में $1 ट्रिलियन ज्यादा लगेगा और जीडीपी को जो नुकसान होगा वो 1 से 3 ट्रिलियन तक होगा साल 2030 तक ही। किसका एस्टिमेट है, वर्ल्ड बैंक का। तो इस पर कोई सवाल अगर आ जाए मेंस में तो आप इस डेटा को यूज कर सकते हो। ठीक है ना मित्रों, ये इसके बेसिक बारे में हो गया। यहाँ पे मैंने इसको पिंक कलर से कर दिया, किसी ने कहा था रेड मत किया करो। एज ए कॉन्सेप्ट द वन हेल्थ अप्रोच एंटेल्स एस्टेब्लिशिंग लिंक्स बिटवीन ह्यूमन, एनिमल एंड एनवायरमेंट थ्रू कोलैबोरेशन। तो अगर आपको वे फॉरवर्ड लिखना है तो आप कहो कि जो वन हेल्थ अप्रोच है वो भारत को और दुनिया को अपनाना चाहिए, जिसकी वजह से जो इंसानों के लिए खतरनाक है वो जानवरों को भी नहीं देना चाहिए। अगर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंसानों के लिए खतरनाक है तो आप ऐसी दवाएं मत दो जानवरों को जिसका मीट खाने के बाद में आप में ये एमआर डेवलप हो। और ऐसा एनवायरनमेंट में भी आप डिस्चार्ज मत करो वेस्ट को कि आपने अपने घर में दवा मान लो आपने ऐसे उड़ेल करके बेसिन में डाल दिया, एंटीबायोटिक है वो, और वो एंटीबायोटिक जो दवा है वो बेसिन में आपने डाला और उसके साथ वो फ्लश में चला गया, सीवेज लाइन में चला गया, सीवेज लाइन से वो वाटर बॉडीज में गया, वाटर इकोसिस्टम में गया और वहां वो घुल गया और फिर आपने वही पानी प्योरीफाई करके पी लिया। तो आपके शरीर में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा ना। क्यों, क्योंकि इकोसिस्टम तो इंटीग्रेटेड है। तो वन हेल्थ अप्रोच इसका एक वे फॉरवर्ड है, इसका एक सोल्यूशन। ठीक है ना, एक अच्छा आर्टिकल था, पॉइंटर्स बना के मैं दे दूंगा। एक प्रीलिम का क्वेश्चन है, इस पे देख लो। हाँ बोलो। सर मैं ये कहना चाह रहा था, केरला सरकार ने भी कुछ अमृत इनिशिएटिव इसी से संबंधित चालू किया है। अमृत से देखते ही लग रहा है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होगा, शायद एएमआर उसमें होगा। अब एक बार देख लेना, मैं अवेयर नहीं हूँ इस बारे में, डाल देना ग्रुप में। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एएमआर के बारे में सत्य कथनों की पहचान कीजिए। क्या सत्य है, जो मैंने आपको बताया वही है। एएमआर तब होता है जब बैक्टीरिया और कवक, फंगस वगैरह, ये मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ बैक्टीरिया से होता है, फंगस से भी हो सकता है। ऐसे कीटाणुओं को मारने के लिए जो दवाएं बनाई गई हैं, फिर वो दवाएं जब इन पे असर करना बंद कर देती हैं, या जो कवक हैं, कीटाणु हैं, जो बैक्टीरिया है, फंगस है, ये इन दवाओं के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, उसे ही हम कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। माइक्रोबियल के खिलाफ जो दवाएं बनाई गई हैं एंटी, उनके खिलाफ वो रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं, तो वो एएमआर कहलाता है। दुश्मन के खिलाफ वो जब शक्ति हासिल कर लेती हैं। ये जो बीमारियां हैं उनके खिलाफ जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, इसके पीछे जो कारण है वो इंसान बेतरतीब तरीके से वेस्ट डिस्चार्ज करता है, दवाओं का मिसयूज करता है, और मुर्गी पालन वगैरह में जो उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं, या जो एग्रीकल्चर के सेक्टर में कुछ भी पेस्टिसाइड, कुछ भी दवा का छिड़काव किया जाता है, इनका जो दुरुपयोग है इसकी वजह से ज़्यादा बढ़ रहा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। आई वॉज पोस्टेड, जो मेरी पहली पोस्टिंग थी उस समय मैं बीमार हुआ, थोड़ा सा फीवर आया और मैं डॉक्टर के पास गया। जनरली मैं एमडी डॉक्टर से नीचे कभी दिखाता नहीं, है ना, स्वभाव ही नहीं है, हर चीज़ में स्पेशलाइजेशन पसंद है। तो मैं डॉक्टर के पास गया, एमडी भी नहीं था और सामान्य डॉक्टर था। उसने मुझे क्या किया, दवाएं प्रेस्क्राइब कर दी और उसमें एंटीबायोटिक थी। देखते ही समझ में आ गया एंटीबायोटिक है, जबकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, उसके लिए कॉमन सेंस ही काफ़ी है।
गूगल किया तो पता लगा 3 लाइन एंटीबायोटिक ड्रग है। मैंने सोचा मुझे तो सिंपल बुखार है, मुझे एंटीबायोटिक क्यों चाहिए। उसने सोचा होगा कि चलो कुछ तो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो भी ठीक हो जाएगा। भाई एंटीबायोटिक की जरूरत तब पड़ती है जब ये कंफर्म होगी भैया मुझे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो मैं उसको छोड़ करके फिर हॉस्पिटल में गया, एमडी के पास दिखाया, उसको मैंने कहा ये एंटीबायोटिक जरूरी है, उसने कहा बिल्कुल नहीं। फिर उसने नॉर्मल 2-3 दिन की दवा प्रेस्क्राइब कर दी, मैं ठीक हो गया। फिर उस डॉक्टर के पास में गया और मैंने कहा कि आप सामान्य लोग जो आते हैं, जो गूगल करके नहीं देख सकते या जिनको उतनी समझ नहीं है, आप ऐसे एंटीबायोटिक उनको धड़ल्ले से करोगे तो क्या हेल्थ पे उनके प्रभाव पड़ेगा। तुम तो खुद पढ़ लो थोड़ा सा, लाइसेंस मिल गया है प्रैक्टिस करने के लिए, इसका मतलब कुछ भी मत करो। तो जागरूकता नहीं है जनता में, इसकी वजह से उनके हेल्थ के साथ बहुत खिलवाड़ हो रहा है। और डॉक्टर्स एक्चुअली में डॉक्टर बदमाश है ना, वो एथिकल जो मेडिकल एथिक्स है वो नहीं कर रहे हैं। मेरे ढेर सारे मित्र डॉक्टर हैं, लेकिन मैं बार बार उनसे, और वो खुद भी कहते हैं कि मेडिकल एथिक्स जैसी चीज़ें बहुत कंप्रोमाइज़ हो रही हैं। ठीक है ना, आपको मैं दिखा रहा हूँ मेंस का जो क्वेश्चन है उसमें ये भी एक फैक्टर है। ये मेंस का प्रश्न है, अगर आएगा तो ऐसे कुछ बन जाएगा, 200 शब्दों में आएगा, लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग आंसर में, कि एंटीमाइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है यानी कि एएमआर है, वो जो मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम है यानी आधुनिक चिकित्सा जो सिस्टम है और जो हेल्थ है उसके लिए सबसे बड़ी चैलेंजेस है। इस पर चर्चा करना है। अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ, लिख नहीं पाया तो, कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज द मेजर चैलेंज फॉर मॉडर्न मेडिसिन एंड हेल्थ। डिस्कस। इस समस्या से निपटने के लिए कुछ उपाय भी सुझाएं। सजेस्ट मेजर्स टू टैकल दीज प्रॉब्लम्स। ऐसा है क्वेश्चन, GS3 में आएगा अगर ये आएगा तो। चर्चा में क्यों है मैंने बताया आपको, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इस पर डिस्कस किया। WHO ने एक अवेयर नाम का एक गाइडलाइन जारी किया। ये देखिए अवेयर, किधर गया यार, कीप अवेयर मैंने शामिल किया था। ये देखिए, सॉरी, ये अवेयर प्रोग्राम है और WHO ने कुछ गाइडलाइन जारी की है कि इसको आप धड़ल्ले से यूज कर रहे हो ऐसी दवाओं को, और इनको थोड़ा जागरूकता रखो और इनको थोड़ा कम यूज करो। ठीक है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। ठीक है मित्रों, तो ध्यान रखना। अब क्या हुआ, मेंस का सवाल था आपका। तो एंटीबायोटिक लगभग 71% लोग यूज करते हैं। वो 20-30% लोग जिनको पहुंच नहीं है इन दवाओं तक, या जो आपकी तरह जागरूक हैं, ऐसे लोग। इसके बारे में देखो, इसके पीछे के कारण को देखो, तो सबसे ज़्यादा दवाएं यूज की जा रही हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, मनुष्यों में उनकी बीमारी को ट्रीट करने के लिए, और पशुओं में। इसकी वजह से AMR डेवलप हो रहा है। और फिर कह रहा है कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे जो इन्फेक्शंस को रोकने के लिए तरीके हैं वो बहुत फालतू हैं। डॉक्टर्स जो मेडिकल नॉर्म्स हैं, जो AMR को लेकर के जो गाइडलाइंस हैं, WHO के जो पैरामीटर्स हैं, या भारत में जो ड्रग रेजिस्टेंस को लेकर के जो डायरेक्शंस हैं, उनको फॉलो नहीं करते, क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं है। क्योंकि वो एक्चुअली में एक बार उन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई कर ली, उसके बाद जो उनको आता है वही यूज करते हैं, अपडेटेड नहीं। और हैं भी तो दिमाग नहीं लगाते। कौन दिमाग लगाए, ठीक हो जाए बीमारी, घर जाए। ठीक है, ऐसा है। हॉस्पिटल की जो वेस्ट हैं उनको बिना ट्रीटमेंट किए हुए डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इंडस्ट्रीज को जो वेस्ट हैं या जो म्यूनिसिपल वेस्ट हैं, उनका जो डिस्चार्ज है, उनके जो अपशिष्ट हैं, उनको ट्रीट नहीं किया जाता है, और लगभग 75% से ज़्यादा हिस्सा बिना ट्रीटमेंट के बाहर चला जाता है। ठीक, और अगर ऐसा AMR बढ़ता रहा तो इसकी वजह से जो मॉर्टेलिटी रेट है और बीमारी है वो बढ़ जाएगी। दूसरा क्या होगा, 2030 तक GDP को, जो मैंने ऊपर लिखा था, जो उसमें अखबार में एडिटोरियल में आया था वहीं लिख दिया है, GDP को लगभग 1 से 3.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो सकता है, और 2050 तक लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर लगेगा खाली हेल्थ को केयर करने में। दूसरा, विकल्प नहीं है हमारे पास इसको ट्रीट करने के लिए। क्यों? क्योंकि रिसर्च ही नहीं हो रहा है यार। एक्चुअली रिसर्च नहीं हो रहा है, एंटीबायोटिक सेक्टर में ज़्यादा रिसर्च नहीं हो रहा है, और रिसर्च हो रही है तो 10-12 साल लग जा रहे हैं नए ड्रग को आने में, और ये बहुत बड़ी समस्या है। दुनिया में एंटीबायोटिक उन महान आविष्कारों में से एक था जिसने न मालूम कितने करोड़ लोगों की जान बचाई, और अगर ये AMR डेवलप हो गया तो इंसानों की जिंदगी मुश्किल हो सकती है। ये डेटा लिखती है। तो करो क्या भाई, जो दवाएं हैं उनको प्रैग्मेटिकली यूज करो, विवेक से यूज करो, जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करो, और टीकाकरण पहले से, अगर आप वैक्सीनेशन कर दे रहे हो किसी व्यक्ति का, तो उसको शायद बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा ही नहीं, दिक्कत होगा ही नहीं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आप वैसी बीमारी से कम बच जाओगे।
तो एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो AMR की शायद दिक्कत कम हो सकती है। पशुओं को जो आहार देते हो, खेती में जो आप केमिकल छिड़कते हो, उसको थोड़ा सा तरीके से यूज करो। लोगों में अवेयरनेस लाओ। जैसे ये जो क्लास है, इसमें जो 5 मिनट आपको ये बताया, भले एग्जाम में आए ना आए, आ सकता है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके जीवन में है। अगली बार डॉक्टर के पास जाओगे तो बुखार के लिए एंटीबायोटिक नहीं लोगे। तो ये था आज का। ये एक टॉपिक और है जो मैंने कहा था मैं करवा दूंगा, बस 2 मिनट खाली उस पर चर्चा करेंगे। मैंने कहा था कि भाई स्टालिन ने कहा है 15 बच्चे पैदा करने के लिए, और नायडू ने कहा है 4 बच्चे पैदा करने के लिए। ऑलरेडी यूपीपीसीएस ने ये देखो TFR पे क्वेश्चन पूछा है कि NFHS 2015-16 इसके पहले वाला जो था, उसके हिसाब से कुल प्रजनन दर कितना है। ठीक है, संभवतः 2.2 रहा होगा उस समय, अब ये 2.1 हो गया है NFHS 5 के हिसाब से। एक तो फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। जो मेंस में क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि भारत को किस तरीके की जो पॉलिसी है फैमिली प्लानिंग की वो ऑप्ट करनी चाहिए, जिससे हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड तो मिले ही, साथ में सोशल सिक्योरिटी भी इंश्योर हो सके और नॉर्थ साउथ जो डिवाइड है वो कम हो सके। तो मैं इस पर आपसे कुछ पॉइंट्स जानना चाहता हूँ, कुछ आप सजेशन दें ताकि मुझे भी पता चले कि क्या क्या किया जा सकता है। पॉइंट सजेस्ट कीजिए आप लोग, बोलिए, बताओ भाई। बोलो, सर फिर से पूछिएगा सवाल, क्या पूछा आपने? सवाल रिपीट कर दे रहा हूँ। फैमिली प्लानिंग को लेकर के, पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग को लेकर के भारत को या राज्यों को किस तरीके की पॉलिसी अपनानी चाहिए जिससे नॉर्थ साउथ डिवाइड भी कम हो सके। क्योंकि स्टालिन इसलिए कह रहे हैं ये सब, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको लगता है 2027 में जब डिलिमिटेशन होगा, परिसीमन होगा, तो जिसकी पॉपुलेशन जिस स्टेट की ज़्यादा होगी वहाँ पे ज़्यादा लोकसभा की सीटें होंगी, तो इसकी वजह से नॉर्थ की जो स्टेट्स हैं उनको फ़ायदा होगा, साउथ की स्टेट की पार्लियामेंट में जो सीटें हैं वो कम हो जाएंगी। इसकी वजह से वो 16 बच्चे पैदा करने के लिए कह रहे हैं। तो एक तो पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे नॉर्थ साउथ भी डिवाइड कम हो। दूसरा, डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है यानी कि जनसंख्या का जो लाभ है वो भी हासिल हो सके। और तीसरा कि जो सोशल सिक्योरिटी है, स्पेशली जो बुजुर्ग लोग बढ़ रहे हैं, एजिंग एज जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रहा है, उनकी सोशल सिक्योरिटी इंश्योर हो सके। ये तीनों जो पैरामीटर्स हैं, ये तीनों जो कॉजेज हैं वो टैकल हो सकें। इसके लिए कैसी पॉलिसी होनी चाहिए, ये सवाल है आपसे। सवाल समझ में आया? यस सर। चलो बताओ। इसमें से अलग अलग सवाल बन सकता है। फैमिली प्लानिंग का डेमोग्राफिक डिविडेंड को ध्यान में रख के पॉलिसी कैसी होनी चाहिए कि जिससे मैक्सिमम डेमोग्राफिक डिविडेंड हासिल हो सके। दूसरा आ सकता है कि भारत में डेमोग्राफी जो है वो ट्रांजिशन स्टेट में, यानी कि साउथ का घट रहा है बहुत तेजी के साथ, नॉर्थ वाले स्टेबल हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भारत की कैसी फैमिली प्लानिंग पॉलिसी होनी चाहिए, इस पर भी सवाल बन सकता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा डेवलप करो इस पर, कैसे पॉइंट्स लिखोगे। अगर अभी नहीं ध्यान में आ रहा है तो एग्जाम में कैसे लिखोगे। और जीएस उनकी सोसाइटी में आ सकता है, GS2 में भी आ सकता है। कोई बताओ 2-3 पॉइंट सोचना इस पर, ठीक है। ओके, चलें। सर मुझे लगता है इस संदर्भ में कि एक तो एजुकेशन पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जब एजुकेशन हमारी सुधर जाएगी तो हमारी जो अवेयरनेस है वो सुधर जाएगी, और अवेयरनेस जब सुधरने बढ़ जाएगी तो जो डिमेरिट्स डेवलप हुई हैं उन पे हम कुछ हद तक कंट्रोल पा सकते हैं सर। एजुकेशन से कैसे आप ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हासिल करोगे। आप ऐसा करो ना, इसमें एक थोड़ा सा एड ऑन कर लो। ये पॉइंट ठीक था, इसमें विमेन एजुकेशन को फोकस करो, क्योंकि विमेन अगर ठीक से एजुकेटेड होगी तो वो ज्यादा अच्छे से फैमिली प्लानिंग कर पाएगी। हाँ, वही ना, अवेयरनेस इसीलिए मैंने वर्ड जोड़ा था कि शायद अवेयरनेस में वो स्पेशलाइज्ड पॉइंट लिख सकते थे वहाँ, वो मैंने अवेयरनेस किया सर। ठीक है, और कोई मित्र? साउथ में तो वैसे ही ऑलरेडी बहुत ज्यादा मतलब एजुकेशन ठीक ठाक है, अवेयरनेस है, तो ये फिर ठीक है। तो इसमें मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ कि भाई अगर साउथ में बहुत अच्छा अवेयरनेस है, उनकी पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो गई और अब कम हो रही लगातार, तो फिर उनको इनसिक्योरिटी फील हो रही है
उनकी पॉपुलेशन कम होने की वजह से उनको लोकसभा में सीटें कम मिलेंगी, इसका डर है उनको। तो फिर इसे आप कैसे टैकल करेंगे? जनसंख्या स्टेबल हो गई, लेकिन स्टेट के बीच झगड़ा भी तो शुरू हो जाएगा ना, कि नॉर्थ में अभी पॉपुलेशन ज़्यादा है, साउथ में कम हो गया काफ़ी। फाइनेंस कमीशन पॉपुलेशन के आधार पर भी फंड का डिवोल्यूशन करता है। उनको लगता है हमारी जनसंख्या हमने कंट्रोल कर लिया तो हमें इसका लॉस हो रहा है, ये तो भाई अचीवमेंट पे पनिशमेंट, ये कौन सी पॉलिसी? इस पे क्या करोगे? बताओ। कैसे लिखोगे मेंस में? तो दो हो जाएगा, ये तो साउथ वाले विकसित हो जाएंगे और नॉर्थ वाले विकासशील। हाँ, तो और पार्लियामेंट में झगड़े भी होंगे ना, आंदोलन भी हो जाएगा, नॉर्थ साउथ डिवीजन बढ़ेगा। नॉर्थ साउथ डिवीजन खतरनाक है, सांप्रदायिकता और जातिवाद की तरह नॉर्थ साउथ डिवीजन भी खतरनाक है, इसको हल्के में मत लो भाई, खतरनाक। सर ये लेकिन एक बात ये पूछना चाह रहे हैं सर, जैसे अभी एक मैटर हुआ कि भाई आप अगर एजुकेशन को ये बेहतर करें तो शायद स्थितियां सुधर सकती हैं, लेकिन अगर दूसरे कंडीशन में देखा जाए अभी तो साउथ का ये एजुकेशन लेवल जो है नॉर्थ साइड से ज्यादा बेहतर है, तो फिर ऐसे सिचुएशन के बाद भी अगर वहाँ के चाहे नेता हो या फिर लोग उसकी बात को मानेंगे क्या कि हाँ मुझे कहा जा रहा है कि 14 बच्चे पैदा करो, तो क्या वो लोग करना शुरू कर देंगे? देखो, बहुत अच्छा सवाल था, एक्चुअली अच्छा सवाल था। कोई भी बच्चे पॉलिटिशियन के कहने से पैदा नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। वो अपनी इकोनॉमी, अपनी सोसाइटी, सोशल अवेयरनेस और सब एजुकेशन और 50 चीज़ों को ध्यान में रख के, रिचुअल्स, सब धर्म। लेकिन जब ये मूवमेंट की तरह चलेगा ना, मूवमेंट की तरह जब चलेगा कि भाई नॉर्थ वाले हम पे कब्जा कर लेंगे, फियर मॉन्गरिंग जब होगा कि नॉर्थ वाले कब्जा कर लेंगे, नॉर्थ वाले देश चलाएंगे, ये होगा वो होगा, तो फिर वहाँ की सोसाइटी में ना इसका इम्पैक्ट होगा। और कोई चीज़ 100 बार कही जाए, 1000 बार कही जाए, यकीन मानो उसका प्रभाव बहुत पड़ता है। जैसे मैं बार बार मेंस 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 कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितना पड़ा, लेकिन कुछ तो प्रभाव पड़ा होगा ना तुम लोगों पे, कि कुछ भी नहीं पड़ा, पड़ा होगा। तो ऐसे ही पड़ता है, किसी भी बात का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, इनकार ही नहीं कर सकते। पर डिलिमिटेशन में अगर सीट बढ़ा दिया जाए और सीट को बियॉन्ड द स्टेट कर दिया जाए, मतलब बॉर्डर न किया जाए कि स्टेट का मतलब पर्टिकुलर डिमार्केशन ऐसे कर दिया जाए कि वो बियॉन्ड द स्टेट भी जा सकता है, तो इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अरे तो भैया कैसे बताओ, चुनाव के लिए तुम क्षेत्र निर्धारित करना पड़ेगा ना, या कोई कहीं से भी चुनाव लड़ रहा है और कहीं से भी लड़ रहा है तो उसका एरिया क्या होगा? ऐसे एक ही जगह लड़ लोगे क्या? आधार पर ही हो रहा है अभी तक यूपी में या फिर किसी स्टेट में या किसी डिस्ट्रिक्ट में होता है सर, अगर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 सीट हो जाती है, 3 डिस्ट्रिक्ट में लाके 5 सीट हो जाती है, ऐसे बातें सर, ऐसे नहीं, कुछ तुम्हारा सलाह मुझे कंक्रीट नहीं लगा, ठीक से सोचो इस पे, ठीक है ना? नहीं, कैसे होगा? बढ़ाने से सर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है सर, नहीं, बढ़ाने से। अरे सीट तो, अरे बाबा वही तो हो रहा है ना, साल 2027। तुम्हें क्या लगता है कि मोदी जी ने नई पार्लियामेंट क्या बैठने के लिए बनवाया है क्या, खुद के बैठने के लिए? इसलिए बनवाया है क्योंकि, अब मुझे नहीं पता, मोदी जी ने मुझे नहीं बताया, लेकिन मेरा कॉमन सेंस कहता है कि उनको पता था कि डिलिमिटेशन होगा 2027 में, और भैया उसके लिए 1000 लोगों के बैठने की जरूरत पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके की रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उसका जनाधार नॉर्थ में है, तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो चाहेगी कि नॉर्थ की सीटें ज़्यादा रहे। वो तो पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा, लेकिन अगर मैं बीजेपी वाला होता या मैं ऐसा पार्टी वाला होता जिसका जनाधार उत्तर भारत में, मैं चाहता उत्तर भारत को ज़्यादा सीटें मिले पॉपुलेशन, और वैसे भी पॉपुलेशन पर कुछ लाख जनसंख्या पे होता है लोकसभा सीटें, तो सभी कंस्टिट्यूंसी की जो नंबर ऑफ पीपल हैं, जनसंख्या है, वो समान रहे, इसी आधार पर बंटवारा किया जाता है, तो वो तो उसी के हिसाब से भी तो नॉर्थ को ज़्यादा सीटें मिलेंगी ना। तो सर मुझे एक सजेशन याद आ रहा है कि आपने उस दिन बताया था कि जैसे साउथ और नॉर्थ का जो गैप ज्यादा बढ़ रहा है, तो साउथ वाले में क्यों हो रहा है, उसके पीछे आपने उस दिन बताया था कि लोग बाहर की ओर ज्यादा भाग रहे हैं, यहाँ नहीं रह रहे हैं, तो कुछ ऐसी पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाए या ऐसे के इंसेंटिव्स वहां पे प्रोवाइड किए तो चलो, कि लोग वहां कम जाए, बाहर कम जाए तो वहां रुकेंगे, तो सोशल बॉन्डिंग ज्यादा बढ़ेगी, और जो आपने TFR बताया है इसको बढ़ने की और इसको मेंटेन करने में हेल्प मिल सकती है सर। ठीक है, अभी 9:30 बजे से अस्तित्व बैच की क्लास है, तो मुझे जाना पड़ेगा। मैं वे फॉरवर्ड में थोड़ा 2-3 पॉइंट बताता हूँ। एक तो जो आपने बताया, सोशल सिक्योरिटी के प्रोग्राम चलाने चाहिए सरकारों को, ताकि अगर साउथ स्टेट में या आगे भविष्य में चल के नॉर्थ के स्टेट में, वेस्टर्न स्टेट में पॉपुलेशन अगर बूढ़ी होनी शुरू हो जाए, तो उनको ये कमी ना महसूस हो कि काश उनके बच्चे होते ज़्यादा, काश उनका बेटा फॉरेन में नहीं होता, यहाँ होता, काश उनकी सिर्फ बेटियां नहीं होती, क्योंकि मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनके पूरे खानदान में सिर्फ बेटियां हैं, तो वहाँ बेटा बेटी सन मेटा प्रेफरेंस नहीं है, लेकिन भाई के, चाचा के, हर किसी के यहाँ सिर्फ बेटियां, उनको लगता है बेटियां घर चली गई, ससुराल चली गई भारतीय परंपरा के अनुसार, और वो सिर्फ अकेले बचे।
तो वो कितना बड़ा दुख है। उसको देख करके मुझे बहुत ऐसे, मेरा एक फ्रेंड है, मुस्लिम फ्रेंड है, उसके पूरे खानदान में सिर्फ बेटियां हैं। वहाँ दहेज उतना नहीं चलता, वो समस्या नहीं है, लेकिन अब कोई तो रहना चाहिए, पानी तो देने वाला बुढ़ापे में होना चाहिए। इसलिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम, वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम, ये सब बहुत जरूरी चीज़ है। और रतन टाटा ने जो शुरू किया, द गुड फेलो, उनके जो सेक्रेटरी था उसने और उन्होंने मिलकर, वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, नंबर 1। नंबर 2, जो फंड डेवोल्यूशन होता है फाइनेंस कमीशन के थ्रू, या जो सीटें हों, इसको इतना एक्सट्रीम नहीं करना चाहिए कि जैसे नॉर्थ का बहुत बेनिफिट हो गया और साउथ का बहुत घाटा हो गया। कोशिश करना चाहिए कि गैप कम हो। आप फिल तो नहीं कर सकते गैप, नॉर्थ को पक्का ज़्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस हो जाए, कुछ तो थोड़ा सा असंतुष्टि कम होगी। 2 हो गया। 3rd, जो जोनल काउंसिल्स हैं, जो इंटर स्टेट काउंसिल्स हैं, उनकी मीटिंग बुलाओ यार फ्रिक्वेंटली। वहाँ बात करो कि भाई ऐसे साउथ नॉर्थ डिवीजन मत करो, इंक्लूसिव पॉलिसी लेके आएंगे, आपका नुकसान नहीं होने देंगे, ऐसे हेट्रेड मत फैलाओ, 16 बच्चे पैदा करने वाले बयान मत दो, चीज़ें आसान हो सकती है। फिर भी बदमाशी करें तो फिर उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के हिसाब से उस पर एक्शन लेना चाहिए। या उसको अभी भी पॉपुलेशन कंट्रोल वगैरह क्या है, शायद कंकरेंट लिस्ट में है, तो उसको उठा के यूनियन लिस्ट में डाल दो। झगड़े होंगे तो बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी डाल दो। चलो, शुभ रात्रि।